आपने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया, बिहार आ गए हैं और बिहार में हर जिला मुख्यालय की यात्रा करने का हमारा लक्ष्य है। वहाँ जिले में जा कर के वहाँ बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। चुनाव चल रहे हैं और चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां रैली कर रही हैं। सभी पार्टियां लोगों को लुभाने की कोशिश कर रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि इस बार बिहार में उनकी सरकार बने। चाहे बात एनडीए की करें, चाहे बात आरजेडी की करें, या फिर प्रशांत किशोर की जनसुराज की बात करें, सभी लोग इसी कोशिश में हैं कि इस बार सरकार उनकी बननी चाहिए। तेजस्वी यादव अपने आप में दम भर रहे हैं, वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि एक बार फिर से वो मुख्यमंत्री के पद पर कायम हो। यानी कि पहले भी एक बार अगर देखा, जब हाल ही में वो उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद जब वो उप मुख्यमंत्री कुर्सी से बाहर हुए तो उसके बाद से फिर से कवायदें तेज हो गई हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि इस बार आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बने और बिहार में लालटेन जले। लेकिन बिहार में लालटेन जलेगी या नहीं जलेगी, इस बात को अभी कुछ भी निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता है। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी एक समस्या थी आरजेडी के सामने, वो थी भारतीय जनता पार्टी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ की जो दल हैं जिसको एनडीए कहते हैं, तो एनडीए एक बड़ी समस्या थी आरजेडी के लिए। लेकिन अब क्या हो रहा है, बिहार के चुनाव में अचानक शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का कूदना एक बड़े सवाल खड़े करता है और साथ ही साथ लोगों के बीच में एक सियासी हलचल पैदा करता है। लोग जैसे ही अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी आते हैं चुनावी मैदान में तो लोग अवाक रह जाते हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर अचानक से ये क्या हो गया। अभी तक ना ही इस बात की कोई चर्चा थी और ना ही अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने इस बात का कोई संकेत दिया था कि वो भी चुनाव लड़ने वाले हैं, या ये कहा जाए कि उनके कैंडिडेट्स चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी अचानक बिहार पहुंचते हैं और उसके बाद हलचल तेज हो जाती है जब वो कहते हैं कि मैं हर जिला मुख्यालय जाऊंगा, हर विधानसभा जाके हम गाय के नाम पर वोट मांगेंगे। बिहार आ गए हैं और बिहार में हर जिला मुख्यालय की यात्रा करने का हमारा लक्ष्य है। वहाँ जिले में जा कर के वहाँ की जनता से संवाद स्थापित करेंगे और गौ माता के लिए मतदान करने के लिए उनको संकल्पित कराएंगे। यही हमारा अभियान है। सभी जितनी भी विधानसभा सीटें हैं, हर विधानसभा सीट पे गौ माता के लिए प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और जो लोग संकल्पित होंगे वो उनको वोट देंगे। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती है, वो भारतीय जनता पार्टी पर कड़ा प्रहार भी करते हैं, जुबानी हमला भी करते हैं और कहते हैं कि और भारतीय जनता पार्टी इतनी ही बड़ी गोभक्त है, गोरक्षक है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गायों के कत्लखाने कैसे बढ़ गए। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पे एक सवाल खड़े करते हैं। सबसे पहले आप देखिए अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का वो बयान जिसकी वजह से वो चर्चा में बने हुए हैं। जा रहे हैं, इसलिए किसी भी पार्टी के किसी भी नेता से हमारी कोई भी बातचीत नहीं है। हमारी यात्रा के दौरान अगर कोई नेता आता है तो वो व्यक्तिगत रूप में ही आ सकेगा, पार्टी के रूप में नहीं आ सकेगा, क्योंकि उसकी पार्टी ने जब गाय के बारे में एक शब्द बोलना भी उचित नहीं समझा है तो उसको क्या हक है कि हमसे वो बात करे। बात यह है कि हिंदू राष्ट्र हो चाहे ना हो, हम तो हिंदू हैं कि नहीं है और हम इस राष्ट्र में रहते हैं कि नहीं है। तो हमारी जो माँ है उसको आप ये राष्ट्र कैसे काट सकता है, कैसे टुकड़े टुकड़े कर सकता है। और हम बहुसंख्यक हैं। अभी आप कहते हो कि देश में बहुसंख्यक पद्धति लागू है, जिसके ज्यादा नंबर होंगे वही जो कहेगा वही माना जाएगा। तो जब आज भी हम बहुसंख्यक हैं देश में और हम सब चाहते हैं कि गौ माता की हत्या बंद हो, तो फिर बहुसंख्यक की बात क्यों नहीं मानी जा रही है, यही तो हमारा प्रश्न है। तो अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी अपने इन बयानों को लेकर चर्चा में हैं। अब लोग कयास ये लगा रहे हैं कि लगता है अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी राजनीति में आने वाले हैं। हालांकि राजनीति में आना उनके लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि
जब वो शंकराचार्य नहीं थे, जब वो अपने स्टूडेंट लाइफ में थे, जब वो विद्यार्थी जीवन में हुआ करते थे, तो भी वो कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके हैं। और इसीलिए कई बार उन पर यह आरोप भी लगते रहे हैं कि शंकराचार्य जी यानी कि अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी कांग्रेसी शंकराचार्य हैं। उन पर आरोप ये लगते रहे हैं कि वो कांग्रेस की भाषा बोलते हैं। और एक सबसे बड़ा जो आरोप उन पर लगता है कि वो शंकराचार्य है ही नहीं बल्कि कांग्रेस घोषित शंकराचार्य हैं। कांग्रेस की तरफ से बैटिंग करना खराब है, भाजपा की तरफ से बैटिंग करना खराब नहीं है। कांग्रेस की तरफ से बैटिंग करना खराब, यही कांग्रेस है जिसकी बड़ी प्रशंसा होती थी, आजादी की लड़ाई में भाग लिया। यही कांग्रेस है जो इतने दिन तक सत्ता में जनता के द्वारा भेजी जाती थी। आज कांग्रेसी होना गाली हो गई। तो खैर, अखंड भारत बुलेटिन ऐसी किसी भी बात की पुष्टि नहीं करता है और ऐसी किसी बात का समर्थन नहीं करता है। लोगों के अपने अपने विचार हैं, लोग अपने अपने ढंग से उनके विषय में बात करते हैं। लेकिन जब बात होती शंकराचार्य जी की और बात होती है राजनीतिक मैदान में कूदने की, तो ये बात भी लोग चर्चा करना शुरू कर देते हैं। लोगों के चर्चाओं में ये बात भी आती है कि अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी पहले से ही कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है अगर वो एक बार फिर से चुनावी मैदान में आते हैं। ये कहा जाए कांग्रेस की तरफ चुनावी मैदान में आते हैं। लोगों का कहना यह भी है कि शंकराचार्य जी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर, प्रधानमंत्री जी पर यानी कि नरेंद्र मोदी जी पर हमलावर होते रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी कांग्रेस के ऊपर सवालिया निशान नहीं लगाया। उन्होंने कभी उसके विषय में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की जैसे कि वो भारतीय जनता पार्टी के विषय में करते रहते हैं। हालांकि वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में उनकी जो टिप्पणी है वो भारतीय जनता पार्टी को लेकर है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो दावा किया है, गोरक्षक होने का दावा किया है, आखिर वो गोरक्षक कैसे है अगर उसके शासनकाल में गायों के कत्लखाने बढ़ जाते हैं। शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने धारा 370 के हटाए जाने पर भी इसका विरोध किया था और यह कहा था कि धारा 370 नहीं हटनी चाहिए थी, क्योंकि धारा 370 लगे रहने पर कम से कम यह तो था कि कश्मीर में गायों के काटने को इलीगल माना जाता था। गायों का काटना उस समय गैरकानूनी था, लेकिन 370 हटने के बाद गायों के कटने को लेकर कोई भी ऐसा कानून नहीं रहेगा। इस लिहाज से धारा 370 बिल्कुल भी नहीं हटाई जानी चाहिए थी। तो अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी कहीं ना कहीं देखा ही जा रहा है कि उन सभी मुद्दों पर वही बात लगभग कर रहे हैं जो कि कांग्रेस या अन्य विपक्षी पार्टियां करती हैं। अभी हाल ही में जब नेपाल में ये तख्ता पलट की कहानी सामने आती है, तख्ता पलट होता है, तख्ता पलट होने के बाद कई सारे नेताओं के बयान आए। उसमें एक बयान था आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का। संजय सिंह, हालांकि देखा ही जाता है संजय सिंह हमेशा नरेंद्र मोदी के ऊपर हमलावर होते रहे हैं। उन्होंने भी नरेंद्र मोदी को चोर साबित करने की वैसे ही कोशिश की थी जैसे कि राहुल गांधी ने अपने ढंग से उनको चोर साबित करने की कोशिश की थी, और चौकीदार चोर है का नारा उन्होंने भी वैसे ही दिया जैसे राहुल गांधी ने दिया। यानी कि संजय सिंह और राहुल गांधी दोनों के बयानों में काफी समानता दिखाई पड़ती है। अडानी और अंबानी की बात जैसे संजय सिंह ने किया, वैसे ही राहुल गांधी ने भी अडानी और अंबानी को नरेंद्र मोदी का दोस्त बताया था। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सारी चीजें, जो सारी धरती है भारतवर्ष में, जितनी भी जमीनें हैं, सारी जमीनें, सारा जो व्यापार है, सारा पैसा रुपया सब अडानी और अंबानी को दिए दे रहे हैं। कहीं ना कहीं वो ये कहना चाह रहे थे। आप सुनिए ये बयान जिसमें वो ये सब बातें कर रहे हैं। भाई और बहनों, पहले आपका वोटर कार्ड जाएगा, उसके बाद आपका राशन कार्ड जाएगा, उसके बाद आपकी जमीन अडानी और अंबानी को दी जाएगी। यह देश 2-3 अरबपतियों का नहीं है, अंबानी का, अडानी का नहीं है। यह देश किसानों का है, मजदूरों का है, छोटे व्यापारियों का है, युवाओं का है। सारा का सारा काम उनके लिए होता है। तो अडानी और अंबानी को लेकर लगातार संजय सिंह भी चर्चाएं करते रहे, हमलावर होते रहे नरेंद्र मोदी पर, और राहुल गांधी वही बात करते रहे।
अब अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में जब नेपाल में तख्ता पलट होता है तो नेपाल के तख्ता पलट के बाद संजय सिंह ये बात कहते हुए पाए जाते हैं कि अगर ध्यान ना दिया गया, मतलब भारत सरकार को भी इसको लेकर सचेत होने की जरूरत है। कहने का मतलब उनका यह था कि अगर भारत सरकार आक्रामकता अपनाए रखती है, तानाशाही करती है, वो कहीं ना कहीं कहना चाह रहे हैं कि भारत सरकार तानाशाही करती है, या ये कहा जाए कि नरेंद्र मोदी तानाशाही करते हैं, और अगर वो तानाशाही करते हैं तो यहाँ की जनता भड़क सकती है और नेपाल वाले हालात यहाँ भी हो सकते हैं। देखिए बयान। देखिए, ये सब चीज इसी ओर संकेत करता है कि भाई लोकतंत्र के अंदर अगर आप जनता के अधिकारों को छीनेंगे तो उस पर फिर विद्रोह होता है। तो इसलिए नेपाल से हमारे देश के आकाओं को भी सबक लेना चाहिए। संजय सिंह का ये बयान आया ही था। संजय सिंह के बयान के बाद अगर बात करें बिहार के, तो बिहार के एक नेता हैं जिनका नाम है मनोज झा। मनोज झा भी बयान देते हैं और वो भी कहीं ना कहीं ऐसा ही इशारा करते हैं। देखिए उनका बयान। लोग बायकॉट कर देंगे भाई, बांग्लादेश में देखा ना क्या हुआ। इसलिए तो हाथ जोड़ के हर बार कहते हैं चुनाव आयोग से कि बांग्लादेश के चुनाव आयोग को अपना आदर्श मत मानिए। ये सुकुमार सेन आपके प्रथम चुनाव आयुक्त थे। थोड़ा पढ़िए, थोड़ा सीखिए, संवेदना रखिए। ये मरेगी तो बांग्लादेश आपका आदर्श हो जाता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र माननीय अखिलेश यादव जी भी बयान देते हैं, और वो भी कहीं ना कहीं यही बात कह रहे हैं कि जो हालात नेपाल के हुए हैं वही हालात भारत के भी हो सकते हैं, अर्थात भारत में भी तख्ता पलट हो सकता है। देखिए अखिलेश यादव जी का बयान। पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उसमें शांति हो, और जो बॉर्डर्स हैं उसके आसपास शांति हो। ये पहली प्राथमिकता भारत सरकार की होनी चाहिए। और भारत सरकार अपनी विदेश नीति पे कई बार असफल हुई है, हमने आपने देखा है। वहां की इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरनल क्या क्या हुआ है उसमें बहुत सारी स्टोरीज आ रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के समय पर कोई बाउंड्रीज नहीं है। एक पहलू देख करके कोई हम निर्णय नहीं ले सकते हैं। वहां और भी कई सवाल थे, गरीबी के, बेरोजगारी के, महंगाई के, और जो जिस जनरेशन के बारे में बात हो रही है वो लोग भी कुछ सोशल मीडिया में चीजों को प्रोपोगेट कर रहे थे। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको किया जा सकता है एक साथ जोड़ करके, लेकिन हमारा देश और खुशहाल हो। हम सब यहां बैठे लोग हैं जो भविष्य अच्छा देखना चाहते हैं। पी फॉर प्रोग्रेस। हमारा साथी लाड़ी साथी जो पगड़ी पहनाना था वो कह रहा था कि लाल रंग की पगड़ी खुशी में पहनाई जाती, खुशी के समय पर। मैं उसको धन्यवाद देता हूं क्योंकि अब खुशियां और अच्छाई के रास्ते पे जाने वाले हैं, हम लोग सरकार बनाने वाले हैं। बयानों का ये सिलसिला कोई नया नहीं है। जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था तब भी इन लोगों के ऐसे बयान आए थे, और इन्होंने यही बात की थी कि जैसे बांग्लादेश में हुआ है वही हाल भारत में भी हो सकता है। जब श्रीलंका में तख्ता पलट हुआ तो श्रीलंका की बात भी इन्होंने भारत से जोड़कर की थी और कहा था कि भारत में भी हो सकता है। अब मैं आपको सुनाता हूं हमारे शंकराचार्य जी का बयान, जो नेपाल को लेकर अपनी बात रख रहे हैं और नेपाल को लेकर और साथ ही भारत से जोड़कर उसको किस तरह से अपनी बात रख रहे हैं। देखिएगा। हाँ, बिल्कुल सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जनता के भी मन में जो है उसको प्रकट नहीं होने दिया जा रहा है, और जनता बहुत मन मार करके रह रही है। तो ज़्यादा दिन तक ऐसे में नहीं रहा जा सकता है। कभी ना कभी अंदर का जो विक्षोभ है वो फूट पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति यहाँ भी निर्मित हो रही है। लोग जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पा रहे हैं। अच्छी परिस्थिति नहीं। तो लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं इन विपक्षी नेताओं और शंकराचार्य जी के विचारों में समानता है। यह समानता तब भी देखी गई थी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर के समय भी शंकराचार्य जी वैसे ही ट्वीट कर रहे थे, वैसे ही बयान दे रहे थे, वैसी भाषा बोल रहे थे जैसा कि विपक्षियों ने किया था, और इसी वजह से शंकराचार्य जी को लगातार कांग्रेसियों के साथ जोड़कर देखा जा रहा है।
तो आपका इस विषय में क्या मानना है? क्या लोग ये कहना शुरू कर दिए हैं? अब लोगों का कहना यह है कि शंकराचार्य जी जो बिहार में अपने कैंडिडेट्स खड़ा कर रहे हैं और वो जो गायों के नाम पर वोट मांगने की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये विपक्षियों के द्वारा पोषित हैं और विपक्षी यानी कि वहां पर कांग्रेस और आरजेडी का जो गठबंधन है उसको मजबूत करने के लिए और भाजपा को कमजोर करने के लिए इनको वहां पर भेजा गया है, क्योंकि कांग्रेस से पहले ही इनके संबंध रहे हैं और इसीलिए कांग्रेस से कहीं ना कहीं इनका जो गठजोड़ है वो फिर से दिखाई दे रहा है और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, वहां पर कांग्रेस के गठबंधन को मजबूत करने के लिए शंकराचार्य जी वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। हम एक बार फिर से कह रहे हैं, अखंड भारत बुलेटिन का इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अखंड भारत बुलेटिन इस चीज की नहीं पुष्टि करता है, ना ही समर्थन करता है और न ही हम ऐसी किसी बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप तक हम कोई अफवाह नहीं फैलाना चाहते। ये आपके विचार का मामला है या आपकी सोच का मामला है, ये मामला है आपके निजी विचारों का। आप सोचिए, इस पर विचार कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जो बातें आम जनता के बीच, आम जनमानस बीच हो रही हैं, ये कहां तक सही और कहां तक गलत है। इस पर आप अपनी राय में जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।